नमस्कार, आप देख रहे हैं गो न्यूज इंडिया। मैं हूं दारेन शाहिदी और मेरे साथ हैं पंकज पचौरी। पंकज, बिहार में चुनाव है पर बिहार में तनाव भी है क्या? चुनाव और तनाव साथ साथ चलते हैं। हिंदुस्तान की जो राजनीति है, हिंदुस्तान की जो चुनावी राजनीति है उसमें, और तनाव जो है इस समय कुछ ज्यादा है, क्योंकि बिहार में जिस तरह का रख रखाव है जी, तनाव, चुनाव और रख रखाव, उसको लेकर के बहुत बड़ी समस्याएं हैं। चलिए उस बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि तमाम पार्टियों के मैनिफेस्टोज आ गए हैं, तमाम वादे जो है वो जनता के सामने रख दिए गए हैं, लेकिन वादे के साथ इरादे भी हैं क्या, ये बात देखने वाली होगी। बहुत संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि क्या क्या प्रॉमिस किया जा रहा है। तेजस्वी यादव जो आरजेडी के प्रमुख हैं, लालू यादव के सुपुत्र, उन्होंने कहा है कि 10 लाख जॉब देंगे। नीतीश कुमार ने उन्हें सवाल किया कि 10 लाख जॉब देने के पैसे कहां से आएंगे, लेकिन तुरंत बाद बीजेपी ने यह वादा कर दिया अपने मैनिफेस्टो में कि वो 19 लाख जॉब देंगे। अब नीतीश कुमार यहां फंस गए हैं। अब वो बीजेपी से कैसे पूछें कि 19 लाख जॉब देने के लिए आपके पास पैसे कहां से आएंगे? तो पूरे चुनाव में यह ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार बिल्कुल बैकफुट पर चले गए हैं और बैकफुट पर उन्हें भेजा जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तेजस्वी यादव महागठबंधन को लीड कर रहे हैं, नीतीश कुमार एक गठबंधन को लीड तो कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी किधर है, उसमें चिराग पासवान किधर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कंफ्यूजन की स्थिति है। के जो गठ हैं बहुत कई सारे हैं, गांठें जो है गठबंधन की, एनडीए की, वो कई सारी हैं। हालांकि ऐसा ही तेजस्वी के साथ में भी है, लेकिन उन्होंने कम से कम मोटी उन्होंने अपना गठबंधन बना के रखा हुआ है। कांग्रेस उनके साथ में है, सीपीएम सीपीआई उनके सात में है, छोटी पार्टियां उनके साथ में है, तो उन्होंने बनाया हुआ है। तो बिहार में पॉलिटिकल लीग बीपीएल से आप अब तक समझते रहे होंगे बिलो पॉवर्टी लाइन, लेकिन ये दूसरी तरह का बीपीएल है। बीपीएल बिहार में इसके दो माने हैं, बिहार पॉलिटिकल लीग और बिलो पॉवर्टी लाइन। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं, और वो इसलिए अहमियत रखते हैं क्योंकि बिहार पर हम नज़र डालें तो एक तो ये चुनाव पहला चुनाव है जो कि कोविड महामारी के बाद हो रहा है, तो इस पर सबकी जो है नजरें रहेंगी। दूसरा, इस चुनाव में इसकी जो पृष्ठभूमि है वो बड़ी ही दिलचस्प है कि 5 साल पहले लालू यादव और नीतीश कुमार जीत कर आए थे, और उसमें नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव जो कि उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, दूसरे वाले बेटे हेल्थ मिनिस्टर थे, और गठबंधन टूट गया और नीतीश कुमार वापस बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन बना लिया और फिर उसके बाद राज किया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये हो गई नीतीश कुमार के साथ कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में ये चाहती है कि वो बड़ी पार्टी बन के उभरे, और अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बन के उभरना चाहती है तो उनके पास ऑप्शन क्या है? उनके पास ये ऑप्शन है कि वो किसी छोटी पार्टी से को आगे बढ़ाएं, जो बड़ी पार्टी उनके सामने है, जो उनके गठबंधन में छोटे भाई की तरह भारतीय जनता पार्टी अब तक बिहेव करती रही है, वो अब बड़ा भाई बनना चाहती है। तो बड़ा भाई बनने के लिए जो पहले से बड़ा भाई है उसे हटाना पड़ेगा या फिर उसे छोटा करना पड़ेगा। तो अब नीतीश कुमार वापस तो आरजेडी के साथ गठबंधन कर नहीं सकते या कांग्रेस के साथ गठबंधन कर नहीं सकते। तो यहां नीतीश कुमार काफी बैकफुट पर हैं और काफी फंस गए हैं। उनकी जो वो बात बोल रहे हैं उसको भारतीय जनता पार्टी के नेता काट रहे हैं, चिराग पासवान लगातार उनकी बात को काट रहे हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आरजेडी की अगर जहां तक हम बात करें, महागठबंधन की बात करें, तो जो बदलाव पत्र कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो अपना जारी किया है उसमें पंकज एक बड़ी अहम बात है, वो ये है कि 1,500 रुपया प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया जा रहा है। अब इसमें वो अगर जीत के आते हैं तो उसे कैसे करेंगे वो आप बताएंगे आंकड़ों के सहारे, लेकिन कुल मिलाकर के स्टेज सेट हो चुकी है। काफी इंटरेस्टिंग लड़ाई है। नीतीश कुमार के रैलियों में जो लोग आ रहे हैं, कंट्रोवर्सी भी हो गई, लालू यादव जिंदाबाद के नारे लग गए, नीतीश कुमार आग बबूला भी हो गए। भारतीय जनता पार्टी जो है वो मैनिफेस्टो रिलीज कराने के लिए सीतारमन को भेजती है, निर्मला सीतारमन को, और वहां पहुंच करके वो कोविड वैक्सीन के बारे में बात करती हैं और कहा यह जाता है कि बिहार को सबसे पहले कोविड वैक्सीन मिलेगा। जी हाँ, उन्होंने वादा तो इस तरह की जो है की चीज, इसीलिए हम इसको बिहार पॉलिटिकल लीग बोल रहे हैं कि इसमें मालूम नहीं है कि अंतिम ओवर में क्या होगा, और जब ओवर के अंत में क्या होता है वो मैंडेटरी ओवर कहते हैं उसको, और ये और एक अब नया वो आया है कि वो सुपर ओवर में भी चला जाता है। सुपर ओवर में भी चला जाता है। ये चुनाव देखिए सुपर ओवर में जा सकता है, और इसलिए ये बड़ी कांटे की लड़ाई है, क्योंकि अभी तक तमाम लोगों से हमने वहाँ पर बात की, साथियों से, राजनेताओं से, और उनका ये कहना है कि अभी भी कुछ भी तय नहीं है इस चुनाव में, खुला हुआ चुनाव है। लेकिन ये चुनाव क्यों बहुत ज़्यादा
अहमियत रखता है। और वो इसलिए अहमियत रखता है कि बिहार, अगर हम नज़र डालें आंकड़ों पर, देश का तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला प्रदेश है। देखिए कि बिहार पॉलिटिकल लीग जो है आपकी, उसमें क्या हाल है। आप ये देख सकते हैं इसमें कि उत्तर प्रदेश 22 करोड़ 55 लाख 19,000, महाराष्ट्र 12 करोड़ 68 लाख 20,000, उसके बाद नंबर आता है बिहार का 11 करोड़ 74 लाख और 88,000, फिर पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। तो आबादी के हिसाब से सबसे ज़्यादा अहमियत ये रखता है, क्योंकि आबादी के हिसाब से ही हमारे मुल्क में जो लोकसभा की जो सीटें होती हैं वो दी जाती हैं, और इसलिए बिहार जो है ये बहुत अहमियत रखता है। एक ज़माना हुआ करता था जब विश्वनाथ प्रताप सिंह पूर्व प्रधानमंत्री ये कहा करते थे कि बिहार जो है वो देश का मस्तिष्क है और यूपी जो है वो देश का दिल है। और बिहार और यूपी को मिला करके उन्होंने मंडल कमीशन की को लागू करके जो राजनीति शुरू की थी, उसके हिसाब से वो कहा करते थे कि मस्तिष्क अगर बिहार है तो आप ये समझ सकते हैं कि बहुत सारे मस्तिष्क बिहार में हैं। 11 करोड़ से ज़्यादा आबादी जो है वो बिहार में है, और इसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। काफ़ी पॉलिटिकली अवेयर लोग हैं वहाँ पे, ऐसा कहा जाता है, इसलिए भी मस्तिष्क कहा होगा शायद विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। तमाम बड़े बड़े मूवमेंट बिहार से शुरू हुए, ये सब जानते हैं। जेपी मूवमेंट वहाँ से शुरू हुआ। और अगर आप बिहार में जाएं पंकज, और ढाबों पे बैठें, चाय की दुकानों पे बैठें, लोकल ट्रेन में सफ़र करें, बसों में बैठ के बात करें, तो वहाँ पे लोग सबसे जो प्रोमिनेंट टॉपिक होता है बातचीत का वो राजनीति होता है। और राष्ट्रीय राजनीति से लेकर के जो क्षेत्रीय राजनीति है, गठबंधन, जातीय राजनीति, उन सब के बारे में लोग वहाँ बात करते हैं, खुल के बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार जो है उसके बारे में दो राय नहीं। तो अब हमने बताई जनसंख्या बिहार की ज़्यादा है। अब ये देखते हैं कि ये जनसंख्या, घनत्व बिहार का क्या है जनसंख्या का। तो आप देख सकते हैं इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी जो है पर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर जो है, वो आप देख सकते हैं। दिल्ली चंडीगढ़ छोड़ दीजिए, ये छोटे शहर हैं, ये शहर वाले स्टेट्स हैं, और साथ ही पुडुचेरी भी शहर है, दामन दीव भी शहर है, लक्षद्वीप भी शहर है। अगर राज्य आता है कोई तो बिहार आता है। तो 1248 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और फिर दादरा एंड नगर हवेली। तो डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बिहार में है, और उसका असर ये है कि डेंसिटी होने की वजह से वहाँ के लोग जो हैं वो बाहर जाते हैं। और क्यों बाहर जाते हैं इसको भी बताएंगे। अगला अगर हम आंकड़ा उठा के देखते हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, और वो दिलचस्प इसलिए है कि बिहार में, हालांकि सब लोग ये कह रहे हैं कि बिहार जो है वो बड़ा यंग है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखें तो 0 से 14 यानी 14 साल तक के बच्चों की संख्या बिहार में मुल्क में सबसे ज़्यादा है, 34.8%। तो आप लगा लीजिए, इसमें अगर 18 की उम्र में जो अगर आप वोट डाल सकते हैं, इसमें आप 6 और जोड़ लीजिए तो 40% लोग बिहार के वोट नहीं डालेंगे। कुल पॉपुलेशन में से 60% लोग वोट डालेंगे। तो ये आंकड़ा एक और निकल के आता है कि बिहार में बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है, और इसलिए वहाँ पर रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसलिए वहाँ पर शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए, जो कि इन चुनावों में सुनाई नहीं दे रहा है। हम आपको लगातार बताते रहेंगे कि बिहार में स्थिति क्या है और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। तो ये स्थिति वहाँ पर है। अगली चीज़ें उठा के देखते हैं। अब इन सबको मिला के क्या बनता है कि बिहार में, क्योंकि शिक्षा जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए, पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए, पॉपुलेशन काफ़ी तीसरी सबसे ज़्यादा है देश में, इसलिए बिहार में माइग्रेंट्स जो प्रवासी हैं उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के बाद में सीधा बिहार का नंबर आता है। और ये आप देख सकते हैं कि 2,72,45,000 टोटल प्रवासी जो हैं वो बिहार में हैं। अब बिहार से जो प्रवासी बाहर गए हैं 11 करोड़ की आबादी में से, वो ज़्यादातर एक तो मेल हैं, आर्मी लोग हैं, और वो नौजवान हैं। और वो सारे लोग जो हैं वो बाहर हैं, जो कि लॉकडाउन के बाद में अब इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो वापस जो है वो जा चुके हैं। कोई आंकड़ा ये बताता है कि बिहार में जो लौटने वाले लोग हैं
उनकी कुल संख्या कोई 70-80 लाख के आसपास होगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात जो है वो बिहार के लिए है। और इसी कारण दार कि ये जो रोजगार के जो ख्वाब दिखाए जा रहे हैं कि हम 10 लाख देंगे, हम 19 लाख देंगे, अब मेरे ख्याल में कोई और पार्टी होगी वो 20-22 लाख और बढ़ा सकती है, तो ये भी उसमें हो सकता है। ये मुद्दे इसलिए बहुत ज़्यादा इन पर बहस वहाँ पर हो रही है और होगी। और इसमें तेजस्वी यादव जो हैं वो बाजी मार के ले गए हैं, क्योंकि पहला शॉट जो है वो उन्होंने ही लगाया, और वो भी एकदम स्टेडियम के बाहर। जी, अब देखना ये होगा कि ये जो क्राउड आ रहा है तेजस्वी यादव के रैली में, वो वोट में कितना तब्दील होता है। क्योंकि अगर आप देखें बिहार के राजनीति के इतिहास को उठा करके, तो वहाँ जाति नाम की एक चीज़ जो है बिल्कुल वो काम करती ही करती है। अब देखना ये होगा कि इस बार, जो कि आपने सही बताया कि कोविड महामारी के बाद ये पहला चुनाव है, तो स्थितियां बिल्कुल बदली हुई हैं, पूरे विश्व की स्थिति बदली हुई है जी। अब लोग ज़्यादा इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि उनके पास रोज़गार है या नहीं है, हेल्थ सिस्टम जो है राज्य में या देश में कैसा है या नहीं है, कि सरकारें कितना ध्यान देती हैं, सरकारें कितना सिंपैथेटिक होती हैं अपनी जो पॉपुलेशन है उसको लेकर के। जैसे बहुत जगह पे ये बात सुनने में आ जाती है कि राजनीतिक पार्टियां इतने पैसे खर्च कर देती हैं हेलीकॉप्टरों पे, और जो रथ चलाए जाते हैं अलग अलग, उस पे पैसे खर्च हो जाते हैं। लेकिन जब लॉकडाउन के बाद माइग्रेंट लेबरर्स जो है वापस जा रहे थे, सड़कों पर पैदल जा रहे थे, हज़ार किलोमीटर पैदल चल के जा रहे थे, न खाने की उनको का इंतज़ाम, ना पीने का इंतज़ाम, तो उस समय ये सब लोग कहाँ थे जो आज हेलीकॉप्टरों पे चल रहे हैं, बड़े बड़े रथ पे सवार होकर चल रहे हैं, एलईडी रथ लगाए जा रहे हैं। चुनाव में पैसे खर्च करने की लिमिट बढ़ा दी गई, दुगनी नहीं बल्कि 3 गुनी, लगभग 3 गुनी कर दी गई है। तो इतना पैसा जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है, और उस वक्त जो माइग्रेंट लेबरर्स जो सड़कों पे थे उन्हें मदद क्यों नहीं पहुंचाई गई। माइग्रेंट लेबरर्स जो थे उसमें हर जाति के लोग थे, हर धर्म के लोग थे। तो इसलिए ये चुनाव जो है कई मायनों में अलग भी है कि इसमें सीधे सीधे जाति काम नहीं करेगी। इसमें दरअसल हमें पता चलेगा पंकज, बहुत समय के बाद एक ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें रियल इश्यूज जो हैं वो शायद सामने वो शायद जनता उस पर स्ट्राइक करेगी। बिल्कुल। और जो नेता उससे वो अगर तालमेल बिठा लेगा शायद उसे वोट मिल जाए। बिल्कुल, और इसका हिसाब तो उन्हें देना पड़ेगा। और जो 15 साल लालू प्रसाद यादव का राज था, उन्होंने हिसाब दे दिया कि 15 साल, उसके बाद छुट्टी हो गई उनकी। लेकिन 15 साल अब नीतीश कुमार ने राज किया है, तो अब ये देखना है कि उसका हिसाब वो क्या देंगे। और इसीलिए हम लेकर आए हैं एक बहुत ही खास कार्यक्रम, उसका नाम है बिहार का बही खाता। अब बिहार का बही खाता क्या है ये हम आपको बताते हैं। और उस बही खाते में अगर आप शुरुआत करें बिल्कुल ऊपर से दारें, बहुत सिंपल जी, कि बिहार की कुल उत्पाद जो है, जीडीपी जिसे हम बोलते हैं, वो 6,85,000 करोड़ है। 11 करोड़ 60 लाख के आसपास बिहार की आबादी है। 11 करोड़ से ज्यादा बिहार की आबादी है। इसको अगर हम देखें तो 59,051 रुपए प्रति व्यक्ति, पर कैपिटा इनकम जिसे बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय बिहार की जो है वो सालाना ये आती है। इसको अगर महीनों में देखते हैं तो वो आती है 4,920 रुपये 97 पैसे। यानी कि बिहार का प्रत्येक व्यक्ति, एक बार फिर से सुन लीजिए, बिहार का प्रत्येक व्यक्ति साल में 4,920 रुपये 97 पैसे कमाता है। यानी अगर हम उसकी पूरी जीडीपी को देखें, इसमें भी असमानता इतनी है कि जो शुरू के 10% लोग हैं उनके पास में 50% इनकम है। तो आप समझ सकते हैं कि जो बाकी के 90% लोग हैं वो किन हालात में जी रहे होंगे। और ये नौकरियों के जो वादे हैं, ये जो 1,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने के वादे हैं जो कांग्रेस ने प्रॉमिस किया है बदलाव पत्र के माध्यम से जी, और ये बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में तमाम जो हैं वादे वो किए हैं। और वो इसलिए किए हैं कि बिहार में जो गुर्बत है, जो गरीबी है, वो भयंकर है। हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा गरीब राज्य बिहार है, जो कि तीसरा आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। अब
आपने जो बात कही, तो आपने जिस तरफ इशारा किया था कि किस तरह से कह रहे हैं कि हम इतना 10 लाख दे देंगे नौकरी, 19 लाख नौकरी दे देंगे। हमारे साथी राहुल गौतम ने इसके ऊपर एक बाकायदा रिपोर्ट तैयार की है, और इसके साथ ही हम आपको ये बता दें कि बिहार का बही खाता इस तरह की रिपोर्टों के ज़रिए हम आप तक लाते रहें। बिहार चुनाव में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे आरजेडी के तेजस्वी यादव पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि जिस दिन उनकी सरकार आएगी उसी दिन 10 लाख लोगों को नौकरी मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस पर नीतीश कुमार ने तेजस्वी पर हमला भी किया था कि इतनी सारी नौकरियां देने के लिए आखिर पैसा कहां से आएगा। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बकायदा हिसाब देकर पूछा कि 10 लाख नौकरियों के लिए अतिरिक्त 58,000 करोड़ रुपए कहां से लाएंगे तेजस्वी यादव। लेकिन बीजेपी को अंदेशा हो गया था कि नौकरियों का वादा लोगों को पसंद आ रहा है और शायद इसलिए तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ जुट रही है। ऐसे में अब बिहार बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये ऐलान किया है कि अगर बीजेपी की सरकार राज्य में बनती है तो वे 19 लाख नौकरियां राज्य के लोगों को देंगे। लेकिन अब सवाल पूछना तो लाजमी है कि आखिर जब 10 लाख नौकरियों के लिए पैसा नहीं है तो 19 लाख नौकरियों के लिए पैसा कहां से आएगा। बता दें साल 2020-21 में पूरे बिहार का ही बजट 2,11,761 करोड़ रुपए है। इसमें सरकारी नौकरों और उनकी पेंशन के लिए 58,380 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके अलावा 39,351 करोड़ रुपए शिक्षा, 26,058 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास पर, 24,008 पीने के पानी और शहरी विकास पर और 13,506 करोड़ रुपए समाज कल्याण पर खर्च करने का प्रावधान है। अब अगर बीजेपी की 19 लाख नौकरियों के वादे को जोड़ दिया जाए तो सवाल पूछा जा सकता है कि अतिरिक्त 1 लाख करोड़ रुपए कहां से आएगा। ध्यान रहे, घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा करने के लिए पार्टी बाध्य होती है। ऐसे में अगर 19 लाख नौकरियों के वादे को अमली जामा पहनाना है तो आखिर सरकार क्या शिक्षा, ग्रामीण विकास और समाज कल्याण जैसे क्षेत्रों में कटौती करेगी? ऐसा होता है तो क्या राज्य में सड़क, बिजली और अन्य परियोजनाएं खटाई में पड़ जाएगी? खैर, बीजेपी के इस वादे से एक बात तो साफ हो गई है कि बिहार में या नौकरियां विपक्ष के तेजस्वी के पास हैं या मौजूदा सरकार में जूनियर पार्टनर के पास, और सूबे के मुखिया नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं। इस मामले में एक सच्चाई ये भी है कि बिहार का इस वर्ष का बजट पिछले साल से भी कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। तो आपने देखा कि क्या हालात बिहार के हैं और किस तरह से वहां पर कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया और वादे जो हैं वो ₹1.25। ये समस्या जो है ये सबको झेलनी पड़ेगी। वादे आप कुछ भी कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का वादा किया था, लोगों को उनके हक दिलवाने का वादा किया था, लोगों को सामाजिक प्रतिष्ठा उसका वादा किया था और उसकी वजह से वो चलते रहे थे। इस चुनाव में क्योंकि नीतीश कुमार विकास के बारे में बात करते हैं और उनका कहना है कि हम विकास जो है उसके ऊपर वोट लड़ेंगे, तो क्या आपको लगता है इन आंकड़ों से आपको मालूम पड़ता है कि क्या नीतीश कुमार की इस बात को बिहार के लोग सुनेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर आप जाके बिहार में देखें तो पटना से मधेपुरा बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। सड़कें इतनी ख़राब हैं कि आप सेकंड गियर से ऊपर नहीं जा सकते अगर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। बसों में बहुत हिचकोले लगते हैं, ट्रेन्स जो है वो हर जगह चलती नहीं है। तो एक जगह से दूसरी जगह जाना, अगर कोई किसान है अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह जाकर के बेचना चाहता है, सब्जी वाला है, सब्जी उगाने वाला किसान है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना चाहता है, तो सड़कों की हालत बेहद ख़राब है। 10 साल पहले नीतीश कुमार ने सड़कें बनवाई थी, उसके बाद से सड़कें नहीं बनी हैं। कई जगह पे ये हालत है। 10 साल में तो वैसे खराब हो गई होंगी, जी। दूसरी बात यह है कि बिहार में हेल्थ सिस्टम बिल्कुल चरमराया हुआ है और कोरोना महामारी के बाद जो एक्सपोज हुआ है हेल्थ सिस्टम, आपको याद होगा कि पटना के एम्स में और पटना के कई और हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ही सबसे पहले जद में आए और डॉक्टर्स ने हड़ताल भी कर दी कई जगह पर कि अब हम कोरोना के मरीजों को
की देखभाल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पीपीई किट नहीं है, क्योंकि हमारे पास मास्क नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना पिछले 6, 7, 8 महीने में बहुत एक्सपोज हुई हैं। तो विकास का जो नारा था वो उसकी पोल खुल गई है। इतने साल के बाद भी अगर आप ये कहते हैं कि हम आपको सड़क देंगे, हम आपको अस्पताल देंगे, हम आपको स्कूल देंगे, हम आपको रोजगार देंगे, तो फिर आपने 15 साल किया क्या? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। इसलिए कहा यह जा रहा है कि जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ। दूसरी चीज ये भी है कि नीतीश कुमार की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर भी धक्का लगा है, क्योंकि लालू यादव के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, जीत के लालू के साथ आए और बीजेपी से हाथ में ला लिया। लालू यादव ने नीतीश कुमार के पास कम सीटें थी, उसके बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। लालू यादव चाहते, आरजेडी अगर चाहती तो मुख्यमंत्री के लिए अड़ सकते थे, मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन तो ये सब लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार जो है वो उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या नाइंसाफी तो नहीं की। देखिए, अगर आप बिहार की राजनीति की बात करते हैं तो उसमें जाति कहीं ना कहीं आती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जाति का जो फैक्टर है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है, विशेषज्ञों का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो कथित आत्महत्या या आत्महत्या जो भी है, उसको लेकर के जो इतना बवाल मचाया गया, बिहार में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब कितना इस्तेमाल हो पाएगा उसका या नहीं हो पाएगा, खत्म हो गया, क्योंकि वो तो वो बात है जी, एम्स के डॉक्टर्स ने कह दिया, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कह दिया। तो जो वोट बैंक्स हैं अलग अलग पार्टियों के, जैसे लालू यादव की जो पार्टी, तेजस्वी यादव की जो पार्टी है आरजेडी, उनके साथ यादव हैं, और यादव और मुसलमानों का एक कॉम्बिनेशन बना था, MY फैक्टर एक ज़माने में लालू यादव ने किया था, और उस पर वो राइड करके, उस वेव के ऊपर राइड करके वो सत्ता में भी आए थे। अब वो फैक्टर काम करेगा कि नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि चिराग पासवान एक तरफ हैं जो कंफ्यूजिंग बयान दे रहे हैं, प्रकाश जावड़ेकर जो है उनके बयानों को जो है, बीजेपी को चिराग पासवान से ये कहना पड़ा कि आप नरेंद्र मोदी की तस्वीर अपने उसमें नहीं लगा सकते। वो कह रहा है कि मैं एनडीए का पार्ट हूं, बीजेपी कह रही है आप एनडीए के पार्ट नहीं है। तो ये कंफ्यूजन एक बहुत बड़ा जो है। तो इन तमाम कंफ्यूजन्स के बीच में तेजस्वी यादव जो है एक बिल्कुल क्लीन इमेज की तरह से उभर रहे हैं। यादवों को, बिहार में जो यादव हैं उनकी सिंपैथी जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव के साथ है, क्योंकि कास्ट फैक्टर काम करता है। अब जो अगर तेजस्वी यादव क्लीन इमेज के साथ सामने आते हैं, प्रॉमिसेस कर रहे हैं, और कोविड के दौरान जो हालात खराब हुए उसका फायदा वो अपने पक्ष में उठा सकते हैं, क्योंकि हालात वाकई पूरी दुनिया में, पूरे देश में और पूरे बिहार में हालात खराब रहे हैं। तो उसका फायदा, उसका जो फ्रस्ट्रेशन है जनता के बीच में, उसका फायदा तेजस्वी यादव उठा सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जो वहां पे कास्ट फैक्टर है वो इनके साथ रहेगा या नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है, और ये देखने की बात है कि अब से लेकर के और चुनाव के अंत तक किस तरह से ये पासे जो हैं इधर उधर पलटते रहेंगे। 12 तारीख को रिजल्ट आना है और 10 तारीख को सब मामला जो है निपट जाएगा, तो ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। लेकिन हम आपको बताएं कि बिहार पॉलिटिकल लीग, जिसको हमने बात की, और साथ ही इसके बिहार का बही खाता हम आपको रोज़ अब आपके सामने लाते रहेंगे, और आप ही ये डिसाइड कीजिए, आप ही ये निर्णय लीजिए कि मुद्दे क्या होने चाहिए और वोट किस पर पड़ना चाहिए। बिल्कुल। तो तमाम पार्टियां जो है काफी कोशिश में लगी हुई हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से मैनिफेस्टो रिलीज किया जा रहा है, चुनावी रैलियां हो रही हैं, वादे किए जा रहे हैं, और वादों में कुछ भ्रामक चीजें भी बताई जा रही हैं। तो आप गो न्यूज इंडिया देखते रहिए, क्योंकि यहां पर जो वादे किए जाते हैं उसको डाइसेक्ट भी किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज वादे करेंगे कि 10 लाख जॉब दे देंगे, कोई पार्टी वादा करेगी कि महंगाई भत्ता, बेरोजगारी भत्ता दे दिया जाएगा, हर महीने 1,500 रुपए दिया जाएगा अनएम्प्लॉयड यूथ को, कोई पार्टी कहेगी कि हम इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देंगे। अब पानी वहां पे खराब है, बिहार में पानी पीने के लिए नहीं है, हेल्थ सिस्टम चरमराया हुआ है, एजुकेशन सिस्टम चरमराया हुआ है। बात तो प्राइवेटाइजेशन की होती है, लेकिन सरकारों के पास जो चीजें हैं, जो सरकार के इख्तियार में है, क्या सरकार उसे ठीक से मैनेज कर पा रही है? जैसा कि पहले बताया, पोस्ट कोविड वर्ल्ड में यह पहला चुनाव है,
देश में, और बहुत सारी चीजें जो है वो एक्सपोज हो गई हैं सरकार की। उस पर जो लोगों का फ्रस्ट्रेशन है वो भी एक मुद्दा होगा इन चुनावों में जब लोग वोट डालने जाएंगे। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे कि जब महामारी आई, जब विपदा आई, जब संकट की घड़ी आई, तब सरकार कितना सामने आई। बिल्कुल, और यही इस चुनाव का असली मुद्दा है। तो आप देखते रहिए बिहार पॉलिटिकल लीग, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि क्या है बिहार का बही खाता। नमस्कार। नमस्कार।